नहीं, मैं दरअसल ये प्रश्न आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव ने अभी कुछ घंटे पहले एक ट्वीट डाला। आपकी बातों से लगता है कि ये जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, इनको इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि योजनाएं जो बनती हैं उसमें इन आंकड़ों की मदद से बेहतर डिलीवरी हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। पर वो तो अपनी ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ये तो अभी पिक्चर बाकी है। उनका ये कहना है कि साहब इसके बाद क्या होना है, तो इसके बाद होना है कि जो विधायिका है यानी कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में वहाँ आरक्षण होना चाहिए ओबीसी वर्ग का। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो कि इन आंकड़ों से है, जैसे कि मंडल कमीशन के बाकी के रिकमेंडेशन पूरे हों, न्यायपालिका में आरक्षण हो, तमाम आरक्षण, और वो करवा के रहेंगे। कुछ इस तरह का है। उन्होंने कार्यक्रम भी कई अपने लगा रखे हैं। तो आप तो कह रहे हैं इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, देश की जनता को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। वो तो कह रहे हैं कि जी इसके बाद तो आरक्षण का जो दायरा है 50% उसको हिलाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो हकीकत कहाँ पर है? देखिए, हमारी सरकार की सोच स्पष्ट है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को जितना सशक्त किया जा सके, उसको जितना मजबूत किया जा सके, उस दिशा में हर उस फैसले को मेरी सरकार लेगी जो उस वक्त उस समय की मांग होगी, ज़रूरत होगी। मैं खुद इस बात का पक्षधर हूँ कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। और इस बात को मैं पहले से भी हमेशा मैं वॉइस करता रहा हूँ। मेरी पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। ये एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला की ये पहली कड़ी है। मैं ये मानता हूँ आने वाले दिनों में कई और ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे जो सामाजिक न्याय को और ज़्यादा मजबूत करने का कार्य करेगा। तो फिर तो आप एक तरह से वो एजेंडा सेट कर रहे हैं और आप उन्हें पूरा करने की बात कर रहे हैं। वो एजेंडा सेट विपक्ष में रह के क्यों करते हैं? जब सत्ता पक्ष में होते हैं तब वो क्यों नहीं उसको एग्जीक्यूट कर देते कि उनको एजेंडा सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़े। बट जब आप सत्ता में आते हैं तो आप इन सारे विषयों को भूल जाते हैं, और जब आप विपक्ष में आते हैं तो आप एजेंडा सेट कीजिएगा और हम लोग उसको करेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पीडीए बन गया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने बनाया हुआ है, और वो कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो कार्ड था वो इतना स्ट्रांग है राजनीतिक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी को आधे से कम सीटों पर उन्होंने ला दिया। और देखिए उन्होंने कास्ट सेंसस की बात उठाई थी, और देखिए आज की तारीख में कास्ट सेंसस सरकार को मानना पड़ा है। तो एक इम्प्रेशन ये तो कहीं क्रिएट नहीं हो रहा है कि चूंकि 301 से 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई और सबसे मुख्य घटक है, और आज की तारीख में आपके और चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी के ऊपर आधारित है, तो आपके एजेंडे को लागू करने के लिए मजबूर है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल कोई सामाजिक न्याय के सिद्धांत से ज़्यादा इस बात को लेकर कि भाई उनका जो स्थायित्व है वो हिल न जाए, आप जैसे नेता उनके साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कमजोरी की बात आ रही है? अखिलेश जी की बातों को सुनिए, आपको लगेगा। आप ये बताइए, क्या ये एक सामान्य बात है या सामान्य परिस्थिति है कि मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के निरंतरता में प्रधानमंत्री बने हैं? तीसरी बार एक गठबंधन पूरे बहुमत के साथ जीत कर आया है निरंतरता में। आखिरी बार ये दशकों पहले हुआ था आज़ादी के बाद। उसके बाद आज ये पहली बार इतने सालों में हुआ है कि कोई सरकार निरंतरता में लोकसभा का चुनाव तीसरी बार जीतती है। मौजूदा प्रधानमंत्री तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके पीछे कारण बस इतना है कि वो उन जन भावनाओं को समझते हैं और उसके आधार पे वो फैसले लेते हैं, जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, और ये सम्मान करना ज़रूरी है। आज प्रधानमंत्री जी ने जितने बड़े विवादित विषय थे, धारा 370 से लेके राम मंदिर बनाने से लेके जितने ऐसे विषय थे, उन सब पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया जिस पे दशकों तक राजनीति होती गई। और ये इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ही थी कि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ इतना बड़ा फैसला वो ले सके। नहीं तो बाकी सरकारों ने तो सिर्फ इस पर राजनीति की, क्योंकि वो जन भावनाओं का सम्मान करते हैं और उसके आधार पर वो फैसले लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग कब से विमेन रिजर्वेशन बिल कब से लोकसभा में सुनते आ रहे हैं, कब से सुनते आ रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अगर किसी ने लागू कराने का काम किया तो इसी सरकार ने किया, मौजूदा प्रधानमंत्री ने किया। तो जब जब उनके सामने ऐसी भावनाएं आती हैं जहां पे उनको लगता है कि इस पे अब निर्णय लेना चाहिए,
मेरी सरकार ने, मेरे प्रधानमंत्री ने वो लेने का काम किया। अब विपक्ष अगर इसको अपना एजेंडा बनाती है, सिंपल सा सवाल मेरा बस इतना ही है ना कि अपने समय में आप क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको नारी शक्ति अधिनियम की इतनी ही जरूरत महसूस होती थी तो क्यों नहीं इतने लंबे समय तक आपकी भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अलग अलग राज्यों में भी आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी जहां पे मुख्यमंत्री आपके थे। आप कम से कम उन राज्यों में इसको लागू करवा देते इन तमाम विषयों को, पर आपने सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा बना के रखा और इन मुद्दों को आपने हमेशा जीवित रखने का प्रयास किया। विपक्ष ने हमेशा इन मुद्दों को जीवित रखने का प्रयास किया। विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने, क्योंकि उनको सूट करता था कि चुनाव आए, राम मंदिर का मुद्दा हम लोग बार बार उठाएं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उनको सूट करती थी ये राजनीति। पर एक 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 करके उनके हाथ से सारे मुद्दे ले लिए गए। धारा 370 ले लिया गया, राम मंदिर ले लिया गया, नारी शक्ति अधिनियम ले लिया गया, और अब एक सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे पूरा लोकसभा का चुनाव इन्होंने आधारित किया था, जिसके आधार पर आरक्षण से लेके संविधान तक खत्म हो जाएगा, नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे थे, वो भी चला गया। तो अगर आप एजेंडा सेट करेंगे और हम लोग उसको लागू करेंगे, अगर यही आपकी सोच है, तो भैया फिर तो आप उम्र भर विपक्ष में ही रहिए और एजेंडे देते रहिए। पर कभी खुद सरकार में आके आपने कर लिया होता तो आपको विपक्ष में रह के एजेंडा सेट नहीं करना होता, आप सत्ता में खुद रहते। आप इसीलिए नहीं रहे क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ फॉल्स नैरेटिव सेट किया। बहुत अच्छी बात कही आपने।